से आपका एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं यहाँ पे आज आपके समक्ष प्रस्तुत इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ही शहर में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आपको फिजिक्स का जो मॉडल सेट 3 मैंने चेक किया था और मॉडल सेट 4 मैंने चेक किया था, तो उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको गलत बता दिए गए। ठीक है, तो वो सारे आंसर्स का जो करेक्शन है वो मैं सही करना चाहता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरह का धोखा हो और आप अच्छे से पढ़े, अच्छा मार्क्स आप लेकर आए। तो क्या क्या जो आपको आंसर गलत बताया गया है किसी दूसरे टीचर के द्वारा, वो मैं आंसर्स सही कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको आंसर सही बताया गया है ना, कि नहीं सॉरी पहला नहीं, दूसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, किसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल सेट 3 है ना, मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मॉडल सेट 3 क्वेश्चन नंबर, मैं यहां लिखते जाऊंगा कि 2 का जो है, इसमें जो हमारा ऑप्शन था, क्या क्या ऑप्शन था, 5.8 इंटू 10 टू द पावर, छोड़िए मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, है ना, 2 का बी। क्या है बी, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। और किसी ने आपको बताया है कि यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे -19 होना चाहिए, तो ऐसा कतई भी नहीं है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग 1.6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये पूरा 1.6 इंटू, सिर्फ आपको 1.6 बताया गया है कि 1.6 का मल्टीपल होना चाहिए, जबकि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हमारे पास है। 1.6 भी बहुत हद तक सही है। अब आपको ये बताया गया है कि अगर मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। तो क्या किसी बॉडी के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो सकते हैं? 20 नहीं हो सकते क्या? 20 भी तो हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई 20। हो सकता है ना कि उसके पास 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो, यानी 20 नेगेटिव चार्ज उसके पास हो। तो 20 नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आएगा, तो 1 के लिए इतना, तो 20 के लिए कितना, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3.2, और एक 10 यहां पे आ गया है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितनी, 1। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर -19 कितना हो गया, 10 की पावर 18, और यहां 3.2। तो अगर किसी बॉडी के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो आराम से आपका ये आंसर आ जाएगा। यहां 10 का पावर -18 आना ही आना है, -19 से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको आंसर जो है बताया सही गया है, लेकिन एक्सप्लेन गलत किया गया है। तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -18, है ना। ये जब मैं बना रहा था ना, तो चूंकि मैं मोबाइल पे देखता हूं, तो मुझे बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे दिखते नहीं, सिर्फ मोबाइल पे देखता हूं, तो मैंने वहां 30 से मल्टीप्लाई किया था, 4.8 हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन जो है देखा कुछ और था, माइंड में कुछ और चल रहा था। तो यहां पे 20 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 3.2 इंटू 10 की पावर -18 मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 2 का बी ही है, -19 की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये पहला सवाल था जो आपको किसी ने गलत बता दिया था। तीसरा है कि 1 नैनोकूलम में कितना चार्ज, नहीं कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, वहां देखिए चार्ज लेके Q इज इक्वल टू एनी के प्लेटफॉर्म पे बता दिया गया आपको, लेकिन नहीं, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है कि 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और 1 कूलम में कितना, 10 टू द पावर -9 क्या हो जाएगा, नैनोकूलम, है ना, 10 टू द पावर -9। तो जब ये 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि 1 कूलम में इतना है, तो 1 नैनोकूलम पूछा गया आपसे, 1 नैनोकूलम में 1 नैनोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम, है ना। 1 नैनोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो अगर मैं इसको 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 में से 9 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए 6.25 इंटू 10 की पावर 9। तो फिर से आप देखिए, इसमें आपको गलत आंसर बताया गया है, आपको बताया गया है 6.25 इंटू 10 की पावर 11। एक्चुअल में यहां पे चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 6.25 3 जगह दिख रहा है, लेकिन 10 की पावर एक में 19 है, एक में 27 है ना, एक में 28 है, एक में 11 है, एक तो 1.6 वाला है, वो तो हमें लेना ही नहीं है।
तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 ये करेक्ट आंसर है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसके आगे मैं क्रॉस लगा दूंगा, यानी कि कोई भी आंसर इसका सही नहीं है और आपको गलत बता दिया गया है, इसको आप सुधार लीजिए। अच्छा, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गलत बताया गया है वो है क्वेश्चन नंबर, कहां चला गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको जो है वो गलत तरीके से डील कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 14 क्या है फिर से आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा। 14 में बताया गया है कि अगर जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूं, वो कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। नीचे उन्होंने लिखा है 1 माइनस d/t, ये तो लिख तो दिया है, ठीक है। अब वहां पे कहा गया है कि d और t बराबर है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता है, और जब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो c और c0 बराबर कैसे हो जाएगा? वहां तो c0 का कॉन्सेप्ट ही उड़ गया, इनफाइनाइट चला जा रहा है, तो c और c0 बराबर ही। अच्छा, दूसरी बात कि अगर पहले c था और बाद में c0 हो गया है और c और c0 बराबर है, तो फिर इंक्रीज ही कहां हुआ? वो तो सेम ही रह गया ना। पहले c था, बाद में कितना हो गया? बाद में c0 निकाल दिया गया, और c और c0 को क्या किया कहा गया कि दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर है तो फिर इंक्रीज किधर हुआ? इंक्रीज तो 0% है, क्योंकि c और c0 तो आपने बराबर कर दिया है। तो पहले c था, बाद में c0 था, और दोनों बराबर ही हैं, तो इंक्रीज हुआ ही नहीं। तो यहां पे आपको बड़ा गलत ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया है। सही तरीका को आप समझिए कि यहां पे हम जानते हैं कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट a by d, है ना, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, दिस इज व्हाट, ठीक है। कैपेसिटेंस हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट a by d, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा? ये फॉर्मूला c डैश हो जाएगा और ये बन जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a by d, है ना। क्या बन जाएगा? k एप्सिलॉन नॉट a by d, ये बन जाएगा। अब बताइए k की वैल्यू कितनी दी गई है? 5, तो 5 एप्सिलॉन नॉट a by d, यानी ये हो जाता है आपका 5, और ये क्या है? c, 5c हो जाता है। तो पहले c था, बाद में कितना हो गया? 5c, है ना। पूरा का पूरा भर दिया गया है। अगर आधा भरते ना तो फिर हम एक अलग कॉन्सेप्ट लगाते, वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आ जाती। लेकिन यहां पे पहले c था, बाद में कितना हो गया? 5c। कितना इंक्रीज हुआ बताइए? इंक्रीज कितना हुआ? तो इंक्रीज हो गया 5c माइनस c, 4c बढ़ गया, है ना, 4c बढ़ गया। अच्छा ये बताइए, अगर 4c बढ़ गया तो परसेंट कितना हुआ? अगर याद कीजिए क्लास 8 में आपने निकाला है प्रॉफिट परसेंट, कैसे निकालते थे? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस बाय सीपी इंटू 100। सीपी क्या था? पहले की वैल्यू। तो यहां पे अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो कि इंक्रीजिंग परसेंट निकालिए, तो परसेंट में कैसे निकालूंगा? कितना बढ़ गया है? 4c। पहले कितना था? तो पहले c था, इंटू कितना? 100%, सी कैंसिल, कितना आ रहा है? 400%। तो 400% आपका करेक्ट आंसर है, जो कि इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है, जो कि गलती हो गई है। किससे गलती हुई है? जेसीईआरटी ने दिया कि जैक दिया, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आंसर 400% होना चाहिए था, ठीक है, ओके। तो एक हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा था? पहला था 3, तो गलत बताया ही गया आपको, ठीक है। उसके बाद 2 का एक्सप्लेनेशन गलत है, 4 भी हो गया, यहाँ पे 14 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा था मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पहले मैं इसको मिटा दूंगा। तो जो आपको गलत बताया गया है उसमें पहला है एक्सप्लेनेशन, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको बिल्कुल ही गलत दिया गया, तो आप सुधार लीजिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कोई भी विद्यार्थी हो वो गलत पढ़ लें, है ना। फिजिक्स गलत नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अभी जो आप पढ़िएगा वही तय करता है आपका भविष्य। तो गलत अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो कृपया ध्यान दीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, है ना, तभी पढ़िए, नहीं तो फिर पढ़ना छोड़ दीजिए। तो सेकंड नंबर आपका क्या था? ये आपको एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको गलत बताया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 के बाद कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको गलत तरीके से डील किया गया है, ओके। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी गलत बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 में फ्लक्स जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कितना? 10t² माइनस 50t प्लस 250, ये आपको फ्लक्स दिया गया 10t² माइनस 50t प्लस 250। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा मेरे भाई? फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या है? d5/dt नहीं है, माइनस d5/dt है। माइनस कहां गया? माइनस लगाना ही भूल जाइए आप, मतलब एक टीचर की गरिमा ही नष्ट कर देगी।
माइनस लगाना कैसे भूल जाइएगा, तो माइनस डी, फाइव कितना है 10t² माइनस 50t प्लस 250 अपॉन dt। अब इसको माइनस करते हैं, अंदर कितना आ जाएगा ये 2t, 2t इंटू 10 कितना आ जाएगा 20t, है ना, 2t इंटू 10 कितना हो गया 20t, और यहाँ t का तो 1 हो जाना, तो ये 50 कांस्टेंट है 0 हो जाना है। अब t की वैल्यू कितनी दी गई है 3 सेकंड, एट 3 सेकंड ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू 3 माइनस 50, है ना, विच मीन्स माइनस 60 माइनस 50, तो ये हो गया माइनस 10 वोल्ट, है ना। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड इंड्यूस ईएमएफ कितना हो रहा है माइनस 10 वोल्ट, ना कि 10 वोल्ट। तो आपको 10 वोल्ट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए माइनस 10 वोल्ट। तो ये आपको फिर से गलत बता दिया गया है, तो आप इसको वेरीफाई किया कीजिए, ये नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया तो वही सच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी आपको गलत बताया गया था क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं देखता हूं 16 ठीक है, 17 ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 ठीक है, 27, 28, 29, 30, है ना, 32। देखिए 32 का ऐसा नहीं है, 32 में क्या है कि ये करंट इधर ही जा रहा है, तो एक बार आपको बता दिया गया एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट कहां गया, कैसे किसी ने बता दिया आपको कि ये करंट अगर ऐसे जा रहा है तो एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक बार क्लॉकवाइज टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3, ऐसा नहीं होता है ना। कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो मैंने वीडियो डाला था पिछले क्लास में, या फिर आज ही शायद डाला होगा, उसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कैसे वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, कैसे क्लॉकवाइज होता है। वहां आपको लेंजेस लॉ लगाना पड़ेगा, उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते, है ना, कि वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक बार क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो उसके साथ, तो वो एक क्या करेगा, उल्टे डायरेक्शन में क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। और जब वो उसको करंट को डिक्रीज करेंगे तो वो नहीं चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो, डिक्रीज हो। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो नहीं चाहेगा डिक्रीज हो तो फिर से वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, और अपोज करने के कारण वो क्या करता है, आउटवर्ड बना लेता है। तो आउटवर्ड बनने से वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, इनवर्ड बनाता है तो वो क्लॉकवाइज हो जाता है। ये जानना पड़ेगा आपको, यानी कुछ भी नहीं, घड़ी की सुई इधर घूमती है उधर घूमती है, क्या है भाई, कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको। बिना कॉन्सेप्ट के फिजिक्स बेकार है। इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो वो समझना चाहिए आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया, ये घूम गया सुई घूम गई, क्यों घूम गई, कारण बताइए ना, क्यों घूमी वो, इधर क्लॉकवाइज क्यों हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो गया, रीजन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं रीजन कुछ भी नहीं, इधर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, भाई ये कौन सा रीजन है, ठीक है, ये गलत है। तो 32 का आंसर जो है वो सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी गलत है। 33 सही है, 34 और फाइनली 35, ठीक है 35। तो यहां पे ठीक है, क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 14, 15, ये तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो बिल्कुल ही आपको गलत बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गलत एक्सप्लेन किया गया कि 10 की पावर -18 हो ही नहीं सकती। 3 तो आपको बिल्कुल ही गलत बता दिया गया। उसके बाद 14 है ना, 14 जो है आपका, 14 भी आपको बिल्कुल गलत बता दिया गया। क्या था 14 भी आपको एकदम गलत बताया गया, आंसर 40% होगा। 15 भी आपको गलत बता दिया गया। 6 जो लास्ट वाला था आपका, कौन सा नंबर था, 30, क्वेश्चन नंबर 32, इसका एक्सप्लेनेशन ही आपको गलत दे दिया गया। एक्सप्लेनेशन जो था वो गलत था, इसका भी जो एक्सप्लेनेशन था वो गलत था, ठीक है। तो आप सोच समझकर इसको देखें। तो देखिए आपका एक ही सेट में कितने 3 क्वेश्चन तो आपको गलत ही बता दिए गए, बाकी एक्सप्लेनेशन तो कितने का गलत दिया गया होगा आपको, मैंने तो 2 ही देखा, तो ये 2 मुझे दिखा कि इसका एक्सप्लेनेशन गलत था। और अब मैं सेट 4 की अगर बात करूं, है ना, अगर मैं सेट 4 की बात करूं तो सेट 4 में देखिएगा, अब मैं ये इतना गलत तो आपका सेट 3 में है, अगर मैं सेट 4 की बात करूं, ठीक है, सेट 4 में भी आपको बहुत सारा गलत आंसर बताया गया है। बहुत सारा मतलब एक शिक्षक के लिए अगर 2-3 ही आंसर गलत हो जाते हैं तो वो बहुत सारा ही कहलाएगा, ठीक है। तो मैं सेट 4 की अगर बात करूं, 1 ठीक है, 2 ठीक है आपका, 3 ठीक है, 4 में जो है कहा गया था कि डायपोल जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है,
तो बोलता है ये अंदर है ही, बाहर जाएगा, कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लेनेशन गलत है। तो 4 का जो एक्सप्लेनेशन है वो 4 का आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है वो गलत है। ऐसा ही सोप बबल है तो बाहर की तरफ हो जाएगा। अरे भाई, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा है, सरफेस टेंशन में क्या होता है? सरफेस टेंशन में कोई भी चीज अपने आप को डिक्रीज करना चाहता है, एरिया अपने आप को डिक्रीज करना चाहता है, इंक्रीज नहीं करना चाहता है। लेकिन यहां इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि चार्ज, नेगेटिव चार्ज दिया गया है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने के कारण जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, उस कारण से उसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गलत दे दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको बिल्कुल ही गलत बता दिया गया। 1 न्यूटन रिपल्सिव नहीं होगा, 1 न्यूटन अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि पहले था +3 कूलम और -8 कूलम, एक प्लस एक माइनस, अट्रैक्शन। बाद में जब 5 जोड़ेंगे तो एक बन जाएगा 8 और एक बन जाएगा -3, यानी फिर से प्लस माइनस हो गया। तो 1 न्यूटन तो रहेगा लेकिन वो अट्रैक्शन का रहेगा, यानी कि 1 न्यूटन अट्रैक्टिव आपका करेक्ट आंसर है, रिपल्सिव नहीं। तो 6 का तो आंसर ही गलत बताया गया। अगर मैं 7 की बात करूं तो ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तो एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बहुत ही गलत आपको बताया गया है। हर एक क्वेश्चन में, बहुत कुछ क्वेश्चन में बताया गया होगा सही, लेकिन एक्सप्लेन जो किया गया है वो बच्चे भ्रमित हो जाएंगे उससे, है ना। तो एक्सप्लेन किसी भी टीचर को सही ढंग से करना चाहिए। ठीक है, 10 ठीक है आपका, 11 ठीक है आपका, 12, 13, 14, 15, हाँ ये 18 नंबर है ना। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपको कहा गया कि कैपिटल आर को 0 कर दीजिए। अरे भाई, सिंपल सी बात है, जब हमने जोड़ा है पंखे को, पंखे में रेजिस्टेंस होता है ना, जब हम पंखे को जोड़ दिए हैं बैटरी इन्वर्टर से, बैटरी के अंदर ईएमएफ है, उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हमसे पूछा गया कि वो पंखे को मैक्सिमम करंट कब मिलेगा। भाई तो आप क्या कीजिएगा, पंखे को हटा दीजिएगा। R0 करना मतलब पंखे को हटा देना। तो आप कैसे वो काम कर सकते हैं? आपको बताना है कि करंट मैक्सिमम कब होगा। तो आंसर है कि जब कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, यानी जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और जो बाहरी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर एक्सटर्नल, जब वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा, ना कि आप आर को 0 कर दें। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने दिया है। तो ये 18 तो आपको गलत बता दिया गया, 18 बिल्कुल ही गलत बताया गया है, 6 भी बिल्कुल गलत बताया गया है, ये दोनों को एक्सप्लेन गलत किया गया है। उसके बाद 20 ठीक है आपका, 21 देखिए, 21 ठीक है, लेकिन इसी का एक कॉन्सेप्ट आपका आया है कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, है ना। इसमें आपको बताया गया है ए आंसर, है ना। तो 25 का फिर से जो आपको बताया गया है वो गलत बताया गया है। क्यों? लॉरेंज फोर्स कब काम करता है? जब वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो, यानी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड? नहीं दिख रहा है। सभी में पहला वाला में क्या है, फोर्स होना मूविंग चार्ज ना, मैग्नेटिक फील्ड, अकेला मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना चाहिए, क्योंकि लॉरेंज फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं है। फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये भी नहीं है। यानी कि जहां पे एक ऐसा ऑप्शन आना चाहिए था जहां पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी लग रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी लग रहा हो चार्ज पे, वहां पे लॉरेंज फोर्स आता है। लॉरेंज फोर्स कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का। तो यहां भी आपको बिल्कुल ही गलत बताया गया, ये तो आंसर होगा ही नहीं। 25 का जो आंसर होना है वो डी होना है। ठीक है, ओके। 26 सही है, 27, 28, 29, 30, 31 ठीक है। 31 का आपको एक्सप्लेन देखिए गलत किया गया है। 31 आपको बता दिया गया सीधे चलिए इनर्शिया के बराबर, तो एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं क्या एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है 31 का, जो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। 32 का भी आपको एक्सप्लेनेशन सही नहीं किया गया, वहां पे लेजर्स लॉ का कॉन्सेप्ट आता है जो कि वो बताया ही नहीं गया। तो 32 का भी जो आपको एक्सप्लेन गलत किया गया है वो गलत किया गया, एक्सप्लेनेशन गलत है, दोनों का एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है, और 33 ठीक है, 34 में सिर्फ वो बता दिया गया कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। भैया क्यों है, एक्सप्लेन तो कीजिए, आखिर ऐसा कौन सा वहां पे घटना हुआ कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। अगर आपको इसको जानना है, समझना है, तो आप फिर से पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसको अच्छे से समझाया है। और 35 का पूछना ही नहीं है, वहां पे 32 था, यहाँ पे 35, दोनों एक बार उधर ही डायरेक्शन है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉक। क्यों भाई?
क्यों क्लॉकवाइज, क्यों एंटी क्लॉकवाइज? बस टिक टिक 1 टिक टिक 2 करने से सॉल्व नहीं होता है, आपको सॉल्व दिमाग से करना पड़ेगा। और आपको समझना है तो आप फिर से पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां पे लेंजेस लॉ का कॉन्सेप्ट आता है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोचिए कि एक टीचर्स ने जो है ये इतना का एक्सप्लेनेशन गलत कर दिया और 6, 18, 25 इसका तो आंसर ही गलत कर दिया, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी पढ़ाई करते हैं फिजिक्स की तो समझ के पढ़ाई करें, रट के पढ़ाई ना करें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ठीक है। और वेरीफाई जरूर से करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।